क्योंकि ऐसे वक्त में जब देशवासी तनाव में हैं, उनको ये तस्वीर देख के अपना तनाव थोड़ा कम कर लेना चाहिए। अब 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। भारत के 11 शहरों में पाकिस्तान के हमले जो हैं वो नाकाम किए गए हैं। इसमें पीओके समेत पाकिस्तान के 8 शहर भी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन नष्ट किए हैं और जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके खाली करा दिए हैं, डर है उसको भी। और घबराए शहबाज ने मार्को रूबियो से फोन पर बात की है। यूएस मामले में दखल नहीं देगा, यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कह दिया है। और पाकिस्तान की कई देशों से भारत को रोकने की गुहार भी लगाई गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की पूरी रात गोलीबारी होती रही। सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की और यहां पे 7 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। तो हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, हालात सामने हैं, दोनों देशों के बीच तनाव, लेकिन पहले मैं आपसे एक तस्वीर के मायने समझूंगा। क्योंकि बैठक होती है रक्षा मंत्रालय में, राजनाथ सिंह वहां पे होते हैं, उनके अलावा तीनों सेना प्रमुख हैं और सीडीएस भी हैं। चेहरों पे मुस्कान है, आत्मविश्वास है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं, यानी जीत जीत और जीत। खुद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि मोदी शेर है और शहबाज शरीफ गीदड़ है। और उसने कहा कि बेशक हमारी कौम शेरों की होगी, लेकिन अगर शेरों का हेड जो है गीदड़ है तो वो शेर भी हार जाएंगे। यानी कि वहां के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह रहे हैं। ऐसी बात को सुनकर, और दूसरा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के कमजोर हो जाने के बाद, और तीसरा पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे, और आतंकी ठिकाने छोटे मोटे नहीं, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर बहावलपुर हो या मुरीद के हो या कोटली हो, न केवल उनका हेडक्वार्टर, उनकी मस्जिद, उनकी एकेडमी के नष्ट हो जाने के बाद क्या, और इतना ही नहीं, वहां पे जो उन्होंने बदतमीजी की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर को तोड़ने की, उसके बाद उनको मैसिव जवाब देने के बाद अगर हिंदुस्तान की सेना खुश ना हो, तो उसके ऊपर प्रसन्न ना हो, तो क्या हो? तो लिहाजा ये खुशी का इजहार है, कॉन्फिडेंस का इजहार है, जीत का विश्वास है, आगे की प्लानिंग करने की तैयारी है मेरी निगाह में। तो उस पिक्चर को देख के जो मुझे लगा वो ये बिल्कुल। और सर, चूंकि हमारे अटैक में एक इंसानियत थी, जो ऑपरेशन सिंदूर था, हमने केवल आतंकी जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया था, लेकिन इन आतंकियों की मौत का बदला पाकिस्तान ने ऐसे लिया कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, हमारे कई शहर और सैन्य ठिकाने उसके निशाने पे आ गए, आतंकियों से घुसपैठ कराने की भी कोशिश है। वहां के आतंकी, सेना, सरकार, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबकी मानसिकता एक ही है। यकीनन अगर ये ना रही होती, ये शुरू से ये बोलते रहे कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारी स्टेट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तौवर राणा जो वहां की आईएसआई की मेडिकल कोर में आर्मी की एक डॉक्टर था, जब हाशिम मूसा जो वहां का एक पैरो कमांडो था, जब मेजर अली और मेजर इकबाल जो वहां की आईएसआई में थे, और आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी के अंडर आती है, यानी कि वो पाकिस्तानी आर्मी के पेरोल के ऊपर थे। तो और फिर खुद जनरल मुनीर, जिसने पहलगांव का जो षड्यंत्र है, जो उसके पीछे जन्मदाता था, तो जब इनकी संलिप्तता सामने आई तो ये तो क्लियर हो गया कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं, इसमें स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब अगर स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा, अब हमने तो मानवता बढ़ती हमने दिखाई, और हमने न केवल मानवता बढ़ती, यानी कि हमने उनके आतंकी संगठनों के ऊपर अटैक करने के बाद क्लियर कहा कि हमने एक भी किसी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया, हमने एक भी सैन्य ठिकाने के ऊपर हमला नहीं किया। उसके बाद
इन्होंने LAC के ऊपर जो ये पहले करते रहते थे, राइफल से फायर या लाइट मशीन गन से फायर, उस फायर को इन्होंने आर्टिलरी में बदल दिया। आर्टिलरी के शेल जो है वो आने लगे। हमारे उसमें 15 सिविलियन भी मर गए, एक फौजी की भी शायद उसमें डेथ हो गई। तो फिर हमें भी उसका बदला लेना पड़ा, और फिर जब हमें बदला लेना पड़ा तो हमने भी उनके 15 शहरों में अटैक किए, फिर उन्होंने अटैक किए। हर अटैक के अंदर उन्हें मुंह खानी पड़ी। हमने जिस तरह से, देखिए, जब कोई फौज किसी दूसरे के ऊपर अटैक करती है, हाँ। तो वो सबसे पहले वहां के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को खत्म करती है, ताकि एयर सुपीरियरिटी मेंटेन की जा सके। उस एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के तरीके दो हो सकते थे, या तो हम राफेल भेज के करें, यानी कि उनके हवाई जहाजों को जो कॉम्बैट है उनको बाएं दाएं कर दें, और या हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके करें। तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम, अब ये काबिलियत है हिंदुस्तान की फौज की कि उन्होंने किस काम के लिए कौन सा हथियार चुना। पाकिस्तान के पास में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था, वो चाइना का दिया हुआ था। हाँ। अब हम जानते थे कि HQ-9 जो है ये S-300 की कॉपी है। हाँ। ये असेंबल करके बनाया गया है, रिवर्स इंजीनियरिंग से बना है, लिहाजा इसकी ताकत डाउटफुल है। इसका रेंज केवल 250 किलोमीटर है। ये एक दफा में ज्यादा से ज्यादा 10 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। हमको ये भी मालूम था कि हमारा S-400 जो है वो 600 किलोमीटर के रेंज का है, एक दफा में 36 डिफरेंट मिसाइल को टारगेट कर सकता है। अपनी ताकत को जानने के बाद फिर हमने तय किया कि हम ऐसे ड्रोन को भेजें, ऐसे हथियार को भेजें जो रेडिएट एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट को ही ध्वस्त कर सकता हो। अब रेडिएट करने वाला ऑब्जेक्ट कौन है? एयर डिफेंस सिस्टम है या उसका रडार है। लिहाजा हमने इजराइल के दिए हुए उस ड्रोन को वहां भेजा। हाँ। और उसे नष्ट कर दिया। और भी जगह ऐसा हुआ। उसके बाद फिर जब हमने शुरू में इनका हमला किया था तो हमने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। देखो, मैं आपके दर्शकों को एक आध दो बार आपके कहने से अलर्जी इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। कि समझे, हमने स्कैल्प मिसाइल ही क्यों चुनी। हाँ। हमने और कोई मिसाइल क्यों नहीं चुनी? क्योंकि ये जो स्कैल्प मिसाइल है, अगर आपको ध्यान हो तो जब अल जवाहिरी को मारा गया था, अफगानिस्तान के एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की बैल्कनी में खड़े हुए, तो इतनी प्रिसाइज ये मिसाइल है कि उसको डायरेक्टली उसी को मारा और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मिसाइल की प्रिसीशन इतनी अच्छी है। दूसरे, ये स्टेल्थ मिसाइल है। स्टेल्थ का मतलब ये कि ये रडार की पकड़ में आती नहीं, दिखती ही नहीं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट आयरन स्फीयर के बॉल लगाए जाते हैं। हाँ। लिहाजा रडार की किरणें जो इसे पकड़ने आती हैं, वो बजाय रिफ्लेक्ट होके जाके पोजीशन बताने के उन माइन्यूट आयरन स्फीयर बॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ। हमने इसका इस्तेमाल किया और उनको खत्म कर दिया जो इनके आतंकी कैंप थे। हाँ। अब जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो इन्होंने अपने मिसाइल और अपने ड्रोन दागे। अब वो मिसाइल और ड्रोन को हमने लगा रखा था अपना काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, दो सिस्टम हमारे बॉर्डर पे लगे हुए थे। काइनेटिक का मतलब हो गया S-400 और आकाश मिसाइल। अब S-400 में जो 600 किलोमीटर दूर से आने वाले ADL टारगेट को, चाहे उसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, और तो और चाहे उसमें बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसे ढूंढ लेता है, मार देता है, उसे खत्म कर देता है। और ऐसे ही आकाश मिसाइल। और फिर हमने नॉन काइनेटिक के अंदर जैमिंग कर रखी थी, इंटीग्रेटेड एक ग्रिड बना रखी थी और एंटी ड्रोन नेट लगा रखा था। लिहाजा जितने इन्होंने हमारे करीब 10-12 सिटीज के ऊपर अटैक किए, 15 किए, वो 15 के 15 हमने विफल कर दिए। तो हमने, हमारी जो फौज है उसको सलाम इसलिए है कि उन्होंने खूबसूरती के साथ करेक्ट जगह पे करेक्ट हथियार का सिलेक्शन किया और उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और त्यागी जी, चूंकि हम लगातार कल से कई रक्षा विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से समझाया वो हमारे आम दर्शक को समझ आ गया होगा। पिछले 24 घंटे से लेके जो हमारे अभियान थे वो क्या थे, क्यों थे, आपने जिस बारीकी से बताया, बड़ी साधारण तरीके से वो समझ आया, हमें भी मजा आया। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये चूंकि जिस तरह का पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया,
ये बिल्कुल हमास स्टाइल में था, ये बिल्कुल वैसा था जैसे ईरान ने इजराइल पे किया था, तो क्या हमारा जो जवाब था वो भी इजराइल के स्टाइल में था, और क्या अभी आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होगा जिसका पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं होगी? देखिए, जो हमास के लड़ाके हैं वो आज से नहीं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से मिलते रहे हैं। और तो और हमास के लड़ाकों की एक मीटिंग जनरल मुनीर के साथ भी कराई गई थी। हाँ। और इन्होंने हमास के लड़ाकों से ही ये सीखा था कि हम किस तरह से सुरंग बना के, ये जो सुरंग बना के हमारी सीमा में घुसने का आइडिया था, ये हमास के लड़ाकों ने इनको दिया था। हमास ने ही अपनी स्ट्रेटेजी इनको समझाई थी कि एक नहीं, इकट्ठे वेपन से इस्तेमाल करो, सरप्राइज के साथ करो। वैसा ही इन्होंने एक क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, जो स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा जम्मू के रीजन के ऊपर। हाँ। इन्होंने एक ग्रुप में बहुत सारे ड्रोन छोड़े, तो ये दिस वाज सजेस्टेड बाय हमास। लेकिन हम जो जवाब दे रहे हैं, हाँ। हम इजराइल के हिसाब से जवाब नहीं दे रहे। हाँ। हम तो बहुत ज्यादा मानवता के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि हमें जवाब इजराइल के हिसाब से देना चाहिए। हाँ। था। मैं आज आपको एक जानकारी दूं कि पूरी दुनिया में वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है। हाँ। जहां सबसे ज्यादा आतंकी ग्रुप है, और उस वेस्ट एशिया के एक सिरे पर इजराइल है और दूसरे सिरे पर भारत है। हम दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। हम दोनों की एक जैसी प्रॉब्लम है, और इसलिए आपने देखा कि जब भारत ने अटैक किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, तो सबसे पहले खड़े होके आके सपोर्ट देने वाला इजराइल था। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल और भारत ये दोनों इस आतंकवाद के मिटाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। उस पॉलिसी में बस इतना सा फर्क है कि इजराइल का टाइम डिफरेंस कम है और न्यूटन लॉ का पूरा इस्तेमाल वो नहीं करता। अब जो मैं टाइम लॉस का फर्क कम है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उसके ऊपर कोई घटना होती है, वो 6 महीने तक सर्जिकल स्ट्राइक करने की नहीं सोचता। हाँ। तुरंत स्ट्राइक करता है। हाँ। उसका मानना है कि मेरे घर में अगर आग लगी तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करूंगा, तुरंत बुझाऊंगा। हम धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ वेट करते हैं, बड़ा जवाब देते हैं, तगड़ा जवाब देते हैं। लेकिन इजराइल की पॉलिसी क्विक स्ट्राइक की, हाँ। हमारी पॉलिसी सर्जिकल स्ट्राइक। एक बात तो ये। दूसरा, इजराइल न्यूटन के तीसरे लॉ में या नियम में यकीन नहीं रखता। हाँ। वो नियम क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम वो इक्वल नहीं करता, वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं करता, वो कहता है ट्रिमेंडस एंड अपोजिट रिएक्शन। वही हमें भी करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम कमेंसुरेट, प्रोपोर्शनेट, जितनी आवश्यकता होगी धैर्य के साथ में, मीडियम रेंज में, बगैर एस्केलेशन करते हुए जवाब देंगे। ये तो सर ठीक। सर मैं एक चीज आपसे ये समझूंगा कि जवाब जी क्योंकि अभी तक हम डिफेंस की मुद्रा में थे, हमने बीती रात को देखा उन्होंने अटैक किया तो हम ज्यादा डिफेंसिव दिखे। क्या वक्त आ गया है कि अब अटैकिंग मोड में आया जाए, और क्या ये वक्त जल्दी आएगा? ये वक्त बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ। ये वक्त 26/11 के समय आ जाना चाहिए था। हाँ। कल्पना कीजिए, अगर हमने 26/11 के समय तुरंत एक्शन ले लिया होता तो आज पहलगाम ना होता। वो जो हमारी श्रद्धालुओं भरी बस के ऊपर अटैक किया गया, वो भी तो एक किस्म से टूरिस्ट थे जो माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। वो भी टूरिस्ट थे, उस समय भी हमने एब्जॉर्ब किया, तो हमें एक्शन तभी ले लेना चाहिए। हाँ। पर कोई बात नहीं, ये सरकारी डिसीजन होते हैं। हाँ। ठीक है, अब जो एक्शन लिया गया है वो काबिले तारीफ, काबिले एहतराम है सर। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि कितनी खूबसूरती से वो एक्शन लिया गया, पर एक्शन शुड हैव बीन टेकन राइट एट दैट टाइम। और हमें अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अब इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को समझिए। हाँ। मान लीजिए अगर कोई मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, लिहाजा मैं पहले कर देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव एक्शन। अगर हम प्रीएम्प्टिव एक्शन लेंगे तो क्या चाइना
थोड़ी बहुत जो घुसपैठ उसने की और उसके बाद में हमने उसे बाहर निकाला, क्या वो कर पाता? क्योंकि ये पोस्चर के ऊपर डिपेंड बिल्कुल। करता है। और ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है सर, कि लीडरशिप की क्या काबिलियत है, किस तरह के डिसीजन लेते हैं, किस तरह की खुली छूट जो है वो सेना को मिलती है और सेना फिर अपना काम करती है। चलिए सर, वक्त इतना ही था, मुझे रोकना पड़ेगा माफी के साथ। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने जितना समझाया बड़े विस्तार से और बारीकी से समझाया कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ और उसके पीछे की रणनीति क्या थी। लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं बताएगा और ना बताएंगे, क्योंकि वो जब होगा होने के बाद बताएंगे कि ये हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ये न मोहिम मारा, तीन मोहिम मारी। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। Our response was targeted and mission. भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा।